आज हम बात कर रहे हैं OCM की। OCM मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट्स है एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के तरह इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं OCM। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सा सब्जेक्ट है। बट एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे ये सब्जेक्ट को इग्नोर या फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिससे इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हुए भी कईयों का स्कोर कम आ जाता है। सो हमें इस सब्जेक्ट पे शुरू से ही फोकस रखना है एंड इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमें कोई भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कोई भले ही वो लैंग्वेज क्यों ना हो, भले ही वो आईटी क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज फॉर 100 मार्क्स। तो ईच सब्जेक्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। तो ओसी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये सिर्फ आपके सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़ना है ऐसा नहीं है। ये आपको एक नॉलेज देगा ओवरऑल किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है, हमारे आसपास जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो किस तरह से काम करती है। तो ये आपको एक उसके बारे में जनरल नॉलेज देगा। तो ये हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी है कॉमर्स के हर स्टूडेंट के लिए। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो उससे पहले मैं आपको हम कौन कौन से टॉपिक्स के थ्रू जाने वाले हैं वो टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स हैं। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 8 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स में पहला जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका काफी ज्यादा वेटेज होने वाला है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चौथा है बिजनेस सर्विसेज। पांचवा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। सिक्स्थ इज social responsibilities of business organizations. Seventh is consumer protection एंड एथ इज मार्केटिंग। तो आपको टॉपिक्स के नाम देखकर ही समझ में आ गया होगा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कितना ओसीएम को समझना हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ओसीएम को पढ़ना कैसे है, तो ओसीएम को पढ़ते वक्त समझ के लेना बहुत जरूरी है। हर पॉइंट को, हर छोटी छोटी चीज को इम्पोर्टेंस देना है। यहाँ पर हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप ओसीएम के लिए एक नोटबुक मेंटेन करोगे जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे। सो कि जब भी आपको रिवाइज करना हो तो वो लास्ट मिनट नोट्स आपके लिए यूजफुल होंगे। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि आपने किस तरह से नोट्स बनाने हैं या फिर कौन कौन सी चीजों को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। उसके बाद जो मैं हर बार कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक, सिर्फ इसी को अच्छे से रेफर करो, टेक्स्ट बुक को थरली पढ़ो। टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक को अच्छे से समझ के लोगे तो हर प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, आपके लिए सिंपल होगा। ठीक है। स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट ईयर आपने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। मैनेजमेंट मतलब टू मैनेज, मैनेज करना। अब यहाँ पर किसके मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कई प्रकार है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर वे मतलब हर फील्ड में आपको मैनेजमेंट दिखेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है एंड प्रिंसिपल्स होते क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। दो मेन नाम हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक है हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स, दूसरे है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के प्रिंसिपल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम एंड ये दो लोगों के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो काफी अच्छे से इस टॉपिक को करना है।
हम एक हर एक छोटी चीज को इसमें देखने वाले हैं। Let us first see what is meant by principle. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ एक्टिविटीज, कमांडिंग, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में होती है। तो वो मैनेजमेंट जो हर जगह पाया जाता है, हर छोटे बिजनेस में, हर बड़े बिजनेस में, हर चीज में। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट उसके साथ जोड़ते हो। आप खेल भी रहे हो, कोई गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो वहां पर भी मैनेजमेंट आता है। तो मैनेजमेंट हर जगह है। एंड ये प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कि कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सल चीज, एक यूनिवर्सल फैक्ट के जो सब जगह एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन दिया हुआ, मीनिंग है, principle is defined as fundamental truth or proposition that serves as a foundation for a system of belief or behavior or of a chain of reasoning। तो एक प्रिंसिपल फंडामेंटल ट्रूथ की जगह है जो एक सिस्टम को बेस देता है, जिसके ऊपर एक पूरा सिस्टम खड़ा होता है। In simple words, techniques or systems which give one directional result are called as principles. These principles are universal and applicable everywhere. तो ये principles कैसे होते हैं? Universal होते हैं and they are applicable everywhere. Let us talk about the nature of principles of management. Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. अब मैनेजमेंट हम बात करें तो हम किसके मैनेजमेंट की बात करें? तो बिजनेस में तीन रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल, ह्यूमन एंड मटेरियल। ये तीन मेन रिसोर्सेस होते हैं जिन पर बिजनेस चलता है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि बाकी तो बाकी दो रिसोर्सेज जो है वो एक तरह से लाइक इनएक्टिव होते हैं जब तक उस पर ह्यूमन रिसोर्स काम नहीं करता। लिविंग लिविंग रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें अपने फीलिंग्स होते हैं, जिसमें अपने विचार होते हैं, जिसके अपने स्किल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, राइट? तो मैनेजमेंट की जब भी हम बात करें तो हमारा जो फोकस होगा, हम ह्यूमन बींग्स को सामने रखकर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रखते हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. तो ये principles का काम क्या है? तो बिजनेस का जो पर्पस है, बिजनेस क्यों किया जाता है? तो ऑन प्रॉफिट। तो ये प्रिंसिपल्स हमें वो प्रॉफिट अर्निंग के काम में इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हम किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में बताएगा। These principles also focus on best coordination between superior subordinates and all the members of organization. अब organization बोला तो वहां पर लोग आते हैं। लोग, superior subordinate relationship, members of the organization, इन सब के बीच में coordination स्थापित करना, ये भी principle of management के अंदर आता है। Let us go through the list of the nature of management principles. See, नेचर मतलब कैसा है, ये प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? ये जो प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको दो नाम बताए, हेनरी फेयर एंड एफडब्ल्यू टेलर, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है इस टॉपिक में। तो ये दो लोगों ने जो प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, या जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग है, या थ्योरीज जो भी मैनेजमेंट के हैं, उनका नेचर कैसा है? तो नंबर वन, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? एप्लीकेबल एवरीवेयर।
मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ये प्रिंसिपल्स अलग है, कोई और देश है तो वहां पर ये प्रिंसिपल्स अलग हो जाएंगे, बिकॉज एवरीवेयर ह्यूमन बींग्स आर देयर, राइट? तो दीज प्रिंसिपल्स of management are universal. That means they can be applied to all types of organization, irrespective of size and nature, everywhere. Not necessary कि प्लेस की मैं बात करूँ, साइज की भी बात हो रही है यहाँ पे, कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो जहाँ पर कुछ लोग काम करते हो, या फिर बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हो, तो यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल है। तो दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, राइट? And they are also applicable to all levels of management everywhere. Number two, general guidelines. तो गाइडलाइंस मतलब क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये होते गाइडलाइंस। तो ये प्रिंसिपल्स हमें वो गाइडलाइंस बनाने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी सिचुएशन को किस तरह से हमने हैंडल करना है, या कौन से प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इसके लिए हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। So management principles provide general guidelines in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problems. They are not rigid. Which management principles are to be applied depends upon the situation. Management principles rigid नहीं होते, ये हम आगे देखने वाले हैं. See, for example, when we say fair remuneration, the term fair can vary as per size, nature and financial condition of the organization. आगे जाके हम principles में एक चीज देखने वाले, एक टर्म आएगा फेयर रेम्यूनरेशन। तो फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको फेयर पे करे। फेयरली पे करे मतलब बहुत ज्यादा पे करे ऐसा नहीं हो जाता। तो फेयरली पे करना, ये टर्म डिफर करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साइज, नेचर एंड फाइनेंशियल कंडीशन पर, राइट? तो ये हमें गाइडलाइंस देगा कि किस तरह से हमने ये फेयर टर्म को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है। These principles are formed by practice and experiment. ये principles ऐसे नहीं है कि किसको ऐसे ही सपने में आ गए और उसने बस लिख दिया। These principles are formed by practice and experiments. हेनरी फ्योल, F.W. टेलर का जो मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, तो उन्होंने ये अपने जो प्रिंसिपल्स रखे हैं, अपनी जो थ्योरीज रखी है, वो ऐसे ही मन किया नॉवेल लिखने बैठ गए और लिख दिए प्रिंसिपल्स, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले उसको प्रैक्टिस में लाया, उसको एक्सपीरियंस किया, एंड फिर उन्होंने अपने थ्योरीज दुनिया के सामने रखे। तो दीज आर डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू रिसर्च वर्क। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठ के किसी ने प्रिंसिपल्स रख दिए। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो दोनों ने जो मैं दो और भी थियोरीज है, और भी लोगों ने अपने फिलोसफीज प्रिंसिपल्स रखे हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है इस टॉपिक के जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ। चौथा नेचर इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल्स है, कोई रूल नहीं है। रूल्स क्या है, रूल्स क्या होते हैं, एकदम रिजिड वाले जो चीजें होती है कि जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको रूल बोलते हैं। बट ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनको हम चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन। ऐसा नहीं कि रिजिडली नहीं, ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं। सिचुएशन अलग होता है, डिफर करते हैं, लोग डिफर हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बिकॉज बिजनेस इज डायनामिक, एवरीथिंग इज डायनामिक, नथिंग इज कांस्टेंट या नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस। जैसे आज हम देख रहे हैं कि आज हम जिस सिचुएशन में, ये पहले नहीं थी, तो और ये सिचुएशन जो आज है वो कल नहीं रहेगी, राइट? तो फ्लेक्सिबली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, तो ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, they are behavioral in nature. These principles are behavioral in nature. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट फोकस करता है ह्यूमन बिहेवियर, मटेरियल चीजों पे नहीं, फिजिकल चीजों पे नहीं। हम फिजिकल फाइनेंशियल चीजों को हैंडल कर सकते हैं, बट हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, जो ह्यूमन बिहेवियर डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा है ये अभी तक हम 100% समझ ही नहीं पाते। कौन सा पर्सन कौन से सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करे हम नहीं जान सकते। तो इट एम्स एट
human beings. It is behavioral in nature. They are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objectives. These principles are actually based on certain research and experiments. So there is always a cause and effect relationship. Cause and effect relationship क्या होता है कि ये ऐसा किया तो वैसा होगा. These are based for taking decisions. तो ये हमें decisions या guidelines बनाने में help करेगा. They determine the cause or reason for a particular effect. जैसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे दिया है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पेमेंट करें या फिर उनको इंसेंटिव अच्छे से दे तो और ज्यादा मन लगाकर काम कर सकते हैं या फिर उनसे ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हो या फिर अच्छे से अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपका प्रोडक्ट और अच्छे से बिकेगा. तो ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो ये प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स देते हैं. जितने भी प्रिंसिपल्स है जैसे हेनरी फ्योल के हम पढ़ने वाले 14 प्रिंसिपल्स या जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस. ऐसा नहीं है जैसे हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स की जब हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल दूसरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा उससे कम है या एक हाथ प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं भी करें तो चलेगा. ऐसा नहीं है. दे आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ achievement of predefined goals. All principles are of equally important. Now let us talk about significance of management principles. इनको क्यों पढ़ना, क्या important है, क्यों important है ये principles को पढ़ना. We have discussed natures of principles of management. It can be said that management principles are applicable everywhere. ये हमने देखा कि they are the principles are applicable everywhere. They are in the form of predetermined solutions for the problems which are recurring. तो वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. So let us talk about why the principles are important on the basis of following facts. Number one, provides useful insight to managers. It helps the manager to understand the organization. तो ये principles हमें organization को समझने में, situation को समझने में, problems को समझने में help करते हैं and ये हमको guidelines provide करते हैं कि इन problems को किस तरह से handle करना है. The study of principles helps to improve the understanding of the situations and problems. It further helps the manager to find out the solutions to these problems and handle the situations. Management principles are an outcome of experience of various professional people. जैसे मैंने बताया ये कोई ऐसे ही मन घड़त नहीं है, ये proper problems, proper experience and experiments के basis पर बनाए हुए principles हैं. Second importance, it is helpful in efficient utilization of resources. जो भी resources है, मैंने आपको 3 कैटेगरी दी थी, यहाँ पर 2 कैटेगरी दी है, फिजिकल एंड ह्यूमन. तो फिजिकल में इन्होंने इंक्लूड किया है मटेरियल, मशीन, मनी, एवरीथिंग. तो बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पर 2 रिसोर्सेज बताए गए, फिजिकल एंड ह्यूमन. तो मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा आर फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन दैट इज मैन पावर इज human resource. The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use. यहाँ पर word पे ध्यान दो, ये जो word है optimum use. Optimum का मतलब होता है right use, correct use. Optimum का मतलब maximum use होता है, but maximum use कैसे? Without any wastage. जो भी आपके पास resources है उनका full इस्तेमाल करो, but wastage नहीं करना है, तो उसको हम optimum use बोलते हैं. And control on wastage of resources. Optimum use with control on wastage of resources. तीसरा, scientific decisions. जो भी decisions होते हैं वो in business organization, a scientific decision means systematic or balanced decision. The principles train the managers to handle critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with trial and error method. तो ये scientific decisions होते हैं, ऐसे ही मन किया ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं, वैसा नहीं होता.
तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको साइंटिफिक नजरिया देके हर प्रॉब्लम को देखने का, साइंटिफिक तरीके से वो नजरिए से वो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है एंड उसके बेसिस पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये प्रिंसिपल्स आपको उसमें हेल्प करते हैं. अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So management principles are based on every aspect of organization. तो organization का एक aspect social responsibility भी है. Social responsibility क्यों? हर एक business organization society में काम करता है, वो अपने resources society से लेता है, वो अपने customers society में बनाता है. तो understanding social responsibility management principles आपको help करेंगे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी हो सकती है, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे, आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट ना करना, फेयर कंपटीशन, ये सारी चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है. हमारे सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करेंगे. नेक्स्ट, इट एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, इन शॉर्ट हम उसको बोलेंगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, सिचुएशन चेंज होती रहती है, ये प्रिंसिपल्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. तो देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद द चेंजिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड. तो इसको स्टडी करते रहना, इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी जरूरत होती है. तो ये प्रिंसिपल्स आपको उसमें हेल्प करते हैं. ओवर द years they have developed to suit the current need. It enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopts new trends at working place automatically. ये सालों से चले आ रहे ये जो प्रिंसिपल्स ही आज के सिचुएशन में भी उतने ही इफेक्टिव है. ये हमको नए सिचुएशन को नए तरीके से हैंडल करने में भी हेल्प करते हैं. तो हर चीज को नई तरीके से देखने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी होता है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस होता है दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. अब ऑर्गेनाइजेशन बोला तो उसमें लोग आएंगे, अलग हायरार्की होगा, अलग लेवल्स होंगे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग, इनके बीच में जो बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एस्टैब्लिश करना काफी जरूरी होता है. ये हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मिलते हैं. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज. एक 4-5 लोगों में अगर हम कहीं घूमने का प्लान भी बना रहे हैं तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन का एंड कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम आता है. तो सोचो बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना प्रॉब्लम आता होगा, राइट? It is difficult task for manager to keep control on the performances of the employees. Management principles offer suitable systems while establishing coordination and control. Then, seventh, it develops objective approach. Objective approach का मतलब क्या है? कि हमें ये अचीव करना है, तो ये हमारा पर्पस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो ये प्रिंसिपल्स हमें वो टारगेट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करेंगे. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Managers can identify the business opportunities, root causes of the problems in correct manner, and can provide appropriate solutions. It builds confidence in the mind of managers. तो ये importance थे मैनेजमेंट के. उससे पहले हमने प्रिंसिपल्स के, उससे पहले हमने नेचर देखा प्रिंसिपल्स का. एक बार फटाफट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एप्लीकेबल एवरीवेयर. जनरल गाइडलाइंस, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जनरल गाइडलाइंस देते हैं. प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. बिहेवियरल इन नेचर, designed for influence of human beings. There is a cause and effect relationship. All principles are of equal importance. ये थे nature of principles of management. Significance या importance of management principles क्या देखे हमने? It provides useful insight to managers. Managers को problem को देखने का नजरिया देता है. Helpful in efficient utilization of resources. Man, human, material, फाइनेंशियल, ये रिसोर्सेज को हैंडल करना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन विदाउट मेकिंग वेस्टेज, ये हमको हेल्प करता है. साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है.
helps in understanding social responsibility, encourages research and development, helps to coordinate and control, and develops objective approach. आगे हम पढ़ रहे हैं थियरीज ऑफ मैनेजमेंट. कुछ थियरीज, कुछ प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं. Management theories are a set of general rules that guide the managers to manage an organization. Theories are an explanation to assist the employees. तो ये जो principles हम बात कर रहे थे कैसे होते हैं, क्यों important होते हैं, तो ये principles हम पढ़ने वाले हैं. ये theories किन किन लोगों ने दी है? Various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. हर एक का अपना approach था, हर एक का अपना नजरिया था ये management principles को रखने का. Management thinkers such as Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor, Elton Mayo, Henry Fayol, etc. have introduced these theories which are based on different approaches. So ये theories को हम पढ़ने वाले हैं. Mainly Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor. Henry Fayol is known as father of modern management. F.W. Taylor is known as father of scientific management. तो उनके नाम के आगे जो मैंने लगाया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दोनों के अप्रोचेस किस तरह से होंगे. ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम इन दोनों की थियोरीज के बारे में बात करने वाले हैं, हेनरी फेयोल एंड F.W. टेलर. तब तक आप लोगों ने जो अब तक हुआ है उसको रिवाइज करना है एंड उसके नोट्स प्रिपेयर करना है. ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.